इस घटना का सिर्फ जिक्र कर देने से ही आपको जेल हो सकती है। तिएननमेन स्क्वायर नरसंहार के साथ ही चीन में लोकतंत्र के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। इसलिए हम इस नरसंहार का एक ऐतिहासिक विश्लेषण आपके लिए करेंगे और उन लोगों को लोकतंत्र के मायने समझाएंगे जिन्हें यह आजादी बहुत सस्ती लगती है। क्या हमारे देश के बुद्धिजीवी हमारे देश में बैठे बैठे भी इतनी हिम्मत कर पाएंगे कि वो चीन के खिलाफ आज भी एक भी शब्द लिख सकें या चीन की आलोचना खुलेआम कर पाएं? क्योंकि एक ऐसा वर्ग है हमारे देश में जो चीन की टीम में इस समय भी खेल रहा है। क्या एक हाथी की हत्या पर भी राजनीति हो सकती है? क्या एक हाथी की हत्या भी सांप्रदायिक हो सकती है? आपको यह सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, हैरानी होगी, लेकिन यह पूरी तरह सच है। केरल में मारी गई हथिनी विनायकी पर राजनीति शुरू हो गई है। विनायकी की हत्या हिंदू बाहुल्य पलक्कड़ जिले में हुई थी या फिर मुस्लिम बाहुल्य मल्लापुरम जिले में, इसे लेकर धर्म की राजनीति हो रही है। लेकिन सच यह है कि एक गर्भवती हथिनी को कुछ लोगों ने बेरहमी से मार डाला और अब इस हत्याकांड पर धर्म का पर्दा डालकर इस मामले की जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जी न्यूज ऐसा होने नहीं देगा। जी न्यूज ने विनायकी को न्याय दिलाने की मुहिम शुरू की और हम इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। विनायकी की हत्या का सच जानने के लिए जी न्यूज की टीम दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर पलक्कड़ पहुंच चुकी है। हमारी टीम ने हजारों किलोमीटर का यह सफर सिर्फ इसलिए तय किया है क्योंकि कई बार आप जो कुछ टीवी पर देखते हैं, जो अखबारों में पढ़ते हैं, उसमें और ग्राउंड जीरो की हकीकत में बहुत फर्क होता है। जब हमारी टीम पलक्कड़ में ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमें असली कहानी के बारे में पता चला। जिन्होंने विनायकी को विस्फोटक खिलाए वो तो दोषी हैं ही, लेकिन जिन्होंने तड़पते हुए इस जानवर की कोई मदद नहीं की वो भी उतने ही दोषी हैं। इसलिए आज हम आपको ग्राउंड जीरो से विनायकी की हत्या का पूरा सच दिखाएंगे और इसके बाद हम आपको दिल्ली दंगों पर इस हफ्ते दाखिल हुई चार शीट्स का विश्लेषण करेंगे। यह विश्लेषण देखकर आप समझ जाएंगे कि ये दंगे पूरी तरह प्रायोजित थे और ये दंगे एक साजिश के तहत कराए गए थे। इतना ही नहीं, इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग और कुछ विशेष नेताओं का हाथ था। ये वो लोग थे जो देश के नए नागरिकता कानून का विरोध कर रहे थे। आज इन सब का सच भी आपको देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद पर आज दोनों देशों में कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई। ये बैठक लद्दाख में चुशूल के पास चीन की सीमा में मोल्दो में करीब 4 घंटे तक चली। बैठक का ब्यौरा नहीं मिल पाया है, लेकिन संकेत मिले हैं कि दोनों देशों में सीमा विवाद पर आगे भी कूटनीतिक चर्चा हो सकती है। बातचीत में सेना की 14वीं कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने मजबूती से भारत का पक्ष रखा कि भारत अपने इलाके में ही निर्माण कार्य कर रहा है। इससे पहले चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने आज लिखा कि दोनों देश विवाद बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन अमेरिका भारत को उकसा रहा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में पहली बार एक दिन में कोरोना के 9,887 केस पाए गए। 24 घंटों में अब तक सबसे ज्यादा 294 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,36,000 के पार हो गई है, जबकि अब तक 1,14,073 लोग ठीक हुए हैं। देश में अब तक कोरोना से 6,642 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक प्रमुख विशेषज्ञ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि लॉकडाउन हटने से भारत में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल देखने को मिल सकता है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज को लेकर निजी अस्पतालों पर सख्त रवैया दिखाया है। निर्देश के बावजूद RT-PCR ऐप इस्तेमाल नहीं करने पर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ आज FIR दर्ज करा दी गई। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कुछ अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं और बेड की कालाबाजारी कर रहे हैं। 2-4 अस्पताल इस गुमान में हैं कि वो अपनी दूसरी पार्टी के अकाउंट जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बख्शा नहीं जाएगा उनको। इस बीच दिल्ली सरकार की बनाई एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अस्पतालों में पहले दिल्ली वालों को जगह देने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली का हेल्थ केयर सिस्टम अगर बाहरी लोगों के लिए खोल दिया जाए तो 3 दिन में ही अस्पताल के सारे बेड भर जाएंगे। गुजरात में 4 राज्यसभा सीटों के चुनाव से पहले कांग्रेस अपने विधायकों को पाला बदलने से रोकने में जुट गई है। कांग्रेस 19 जून की वोटिंग से पहले इन विधायकों को अलग अलग रिजॉर्ट में रख रही है। पार्टी ने 21 विधायकों को
अंबाजी के कोटेश्वर विल्ड वाइड रिजॉर्ट में रखा है। गुजरात कांग्रेस के अब तक 8 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस को अपना घर संभाल के रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ अगर कोई प्रभावित होकर पार्टी में प्रवेश करना चाहता है और पार्टी के सैद्धांतिक विषयों को अगर स्वीकार करता है और हमारे साथ आना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। हमारा देश भी बड़ा अजीब है। क्या एक हाथी की हत्या पर राजनीति हो सकती है? क्या एक हाथी की हत्या भी सांप्रदायिक रंग ले सकती है? और आपको ये सुनकर आज बहुत हैरानी होगी कि ये पूरी तरह सच है। केरल में मारी गई हथिनी विनायकी पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हमारे देश में रंगों को धर्म के आधार पर बांट दिया जाता है। हमारे देश में भोजन भी धर्म के आधार पर बंट चुके हैं। कपड़ों का भी धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया गया है और अब जानवर के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। विनायकी की हत्या केरल के हिंदू बाहुल्य पलक्कड़ जिले में हुई थी या फिर मुस्लिम बाहुल्य मल्लापुरम जिले में। इसे लेकर अब धर्म की राजनीति शुरू हो गई है। आज हम आपको इस राजनीति का सच भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको केरल के पलक्कड़ जिले में लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जी न्यूज की टीम अब पलक्कड़ पहुंच चुकी है। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो से इस हत्याकांड का पूरा सच जानने की कोशिश की है। जी न्यूज की टीम ने दिल्ली से पलक्कड़ तक 2500 किलोमीटर का यह सफर सिर्फ इसलिए तय किया है क्योंकि कई बार जो तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, कई बार जो खबरें आप हजारों किलोमीटर दूर बैठकर अखबारों में पढ़ते हैं, उसमें और ग्राउंड जीरो की हकीकत में बहुत फर्क होता है। और अगर आपको असली कहानी को जानना है, सब कुछ अपनी आंखों से देखना है, तो फिर वहां खुद चलकर जाना पड़ता है। जब जी न्यूज की टीम पलक्कड़ में ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमें भी विनायकी की हत्या की असली कहानी पता चली, जो शायद देश को कभी पता नहीं चलती अगर हम वहां न जाते तो। जिन लोगों ने विनायकी को विस्फोटक खिलाए वो तो उसकी हत्या के दोषी हैं ही, लेकिन जो लोग तड़पते हुए एक जानवर की मदद करने के लिए सामने नहीं आए वो भी उतने ही दोषी हैं। इसलिए आज हम आपको ग्राउंड जीरो से विनायकी की हत्या का पूरा सच दिखाएंगे। अगर आप चाहें तो आज हमने इसे एक हैशटैग दिया है, हैशटैग जी न्यूज इन पलक्कड़। आप इस हैशटैग पर ट्वीट करके अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि जिस दिन हमने आपको ये खबर दिखाई थी उस दिन हम सब लोग, हमारी पूरी जी न्यूज की टीम बहुत बेचैन थी और हम लगातार ये सोचते रहे कि हम विनायकी के लिए क्या कर सकते हैं। हम आवाज तो उठा ही सकते हैं, लेकिन मीडिया में होने के नाते हमारे पास इतनी ताकत है कि हम इसकी पूरी तहकीकात भी कर सकते हैं। और अगर कोई विभाग, अगर कोई सरकार या अगर कोई पुलिस इस तहकीकात को सही तौर पर न करे या कुछ तथ्यों को देश से आपसे छिपाने की कोशिश करे तो हम फिर उस कोशिश को असफल भी कर सकते हैं। और इस भाव के साथ हमारी टीम दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर पलक्कड़ जिले में पहुंच चुकी है। इस मामले में वहां से ताजा जानकारी यह है कि केरल के पलक्कड़ जिले से ही विनायकी की हत्या के आरोप में अब एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस आरोपी का नाम है विल्सन। इस समय आप विल्सन की तस्वीर देख रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी की तस्वीर देख रहे हैं। यही है वो शख्स जिसने विनायकी को विस्फोटक भरा फल खिलाया और उसकी जान ले ली। ये आरोप है विल्सन के ऊपर। कहा जा रहा है कि विल्सन कुछ वर्ष पहले ही यहां आया था और वो एक किसान के खेत की देखभाल करता था। अब पुलिस इस खेत के मालिक और उसके बेटे की तलाश कर रही है। इन लोगों ने विनायकी के साथ ऐसा क्यों किया, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जी न्यूज की तहकीकात में ये पता चला है अभी तक कि अगर समय रहते विनायकी की मदद हो जाती तो उसकी जान बच सकती थी। जी न्यूज की टीम जब पलक्कड़ पहुंची तो हमें कुछ हैरान कर देने वाली जानकारियां मिली, जो शायद यहां बैठे नहीं मिल सकती थी। इन जानकारियों के मुताबिक जिस वेलियार नदी में विनायकी की मौत हुई, वहां से करीब 4 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है चेलिकल। चेलिकल गांव में केले की खेती होती है और स्थानीय लोगों का दावा है कि इसी गांव में विनायकी को पटाखों से भरा हुआ एक नारियल खिलाया गया था।
अब तक आपको यह बताया जा रहा था, हमें भी यही पता चला था कि विनायकी की हत्या के लिए उसे एक अनानास खिलाया गया था, एक अनानास का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन जब हम वहां पहुंचे और हमने खुद वहां जांच की तो इस जांच में यह सामने आया कि यह फल अनानास नहीं था, बल्कि विनायकी को एक नारियल खिलाया गया था। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि अपने खेतों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए वहां के किसान अक्सर पटाखों से भरे फल खेत के बाहर रख देते हैं और शायद ऐसा ही एक फल विनायकी ने खा लिया होगा। विनायकी को जानबूझकर यह फल खिलाया गया या फिर उसने अनजाने में यह फल खा लिया, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि इंसानों की और जानवरों की इस लड़ाई में एक जानवर यानी विनायकी बेमौत मारी गई। हमारी जांच में यह भी पता चला कि यह घटना आज से करीब 20 दिन पुरानी है। 20 दिन पहले यह हुआ था जब मुंह में पटाखे फटने की वजह से विनायकी बुरी तरह से घायल हो गई और तब उसने इधर उधर भागना शुरू किया और फिर 25 मई को विनायकी वेलियार नदी में पहुंच गई। विनायकी दर्द से लगातार तड़प रही थी और जब आसपास के गांव वालों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसकी सूचना वन विभाग को दी। लेकिन गांव वालों का कहना है कि वन विभाग की टीम ने विनायकी को नदी से बाहर निकालने की बजाय आग जलाकर और जोर जोर से घंटियां बजाकर उसे वहां से भगाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन विनायकी वहां से भागी नहीं और रात होने पर वो पास के एक गांव में चली गई। इसके बाद 26 मई की सुबह 4 बजे विनायकी फिर से एक बार इसी नदी में पहुंच गई। जाहिर है विनायकी दर्द से परेशान थी, तड़प रही थी और शायद उसे पानी में खड़े रहकर कुछ आराम मिलता था। इसके बाद 26 मई की सुबह गांव वाले इस नदी के पास इकट्ठा हो गए और उन्होंने वन विभाग पर जानवरों के डॉक्टर को वहां बुलाने का दबाव बनाया। दोपहर को 60 किलोमीटर दूर से एक डॉक्टर वहां पहुंच तो गया, लेकिन वो विनायकी का इलाज नहीं कर पाया। इस दौरान विनायकी को बेहोश करने के लिए ना तो ट्रैंकुलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया और ना ही कोई और व्यवस्था की गई। अच्छा यह होता कि उसे बेहोश कर दिया जाता ताकि उसे कुछ देर के लिए दर्द से राहत मिलती। 26 मई को पूरे दिन विनायकी इसी नदी में खड़े खड़े दर्द से तड़पती रही, लेकिन वन विभाग या डॉक्टरों की टीम उसकी कोई मदद नहीं कर पाई। ये डॉक्टर उसकी ना तो मदद कर पाए ना ही दर्द से उसे कोई राहत दिला पाए। और 2 दिन बीत जाने के बाद 27 मई की दोपहर को 2 प्रशिक्षित हाथी वहां पर लाए गए और विनायकी को इन 2 हाथियों के जरिए बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शाम 4:05 पर विनायकी ने वेलियार नदी में खड़े खड़े ही ऐसे ही दम तोड़ दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। यानी एक गर्भवती हथिनी 3 दिन तक तड़पती रही, लेकिन सरकार, प्रशासन, वन विभाग और तमाम डॉक्टर्स उसे ना तो बचा पाए और ना ही उसे कोई राहत दिला पाए। जाहिर है विनायकी की हत्या के लिए सिर्फ वो लोग जिम्मेदार नहीं हैं जिन्होंने उसके मुंह में विस्फोटक डाल दिए, बल्कि वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जो 3 दिनों तक एक हथिनी को चुपचाप मरते हुए देखते रहे, लेकिन उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। यह हाल तब है जब केरल सरकार का प्रतीक चिन्ह यानी एम्बलम हाथी है। सोचिए ये वही राज्य सरकार है जो अपने चिन्ह में हाथी का प्रयोग करती है। ये केरल सरकार का एम्बलम है, उनका प्रतीक चिन्ह है जिसमें हाथी का इस्तेमाल किया गया है और वहां हाथियों की ऐसे हत्या हो रही है। इस प्रतीक चिन्ह के दोनों तरफ सूंड उठाए 2 हाथी खड़े हैं, यानी जिन हाथियों को केरल की पहचान माना जाता है उन हाथियों को केरल की सरकार और वहां के सरकारी अधिकारी, वहां का वन विभाग बचाने में बिल्कुल असफल रहे। अब विवाद सिर्फ इस बात पर नहीं है कि विनायकी की हत्या किन लोगों ने की और उनका इरादा क्या था, बल्कि विवाद इस बात को लेकर भी है कि विनायकी की हत्या असल में हुई कहां पर। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमारे देश में हर चीज को धर्म के आधार पर बांट दिया गया है। हमारे देश में रंग धर्मों के आधार पर बंट चुके हैं, भोजन भी धर्म के आधार पर बंट चुके हैं, कपड़े भी धर्म के आधार पर बंट चुके हैं, जानवर भी धर्म के आधार पर बंट चुके हैं और अब विनायकी की हत्या कहां पर हुई, इस पर भी धर्म के आधार पर ही राजनीति शुरू हो गई है। 2 दिन पहले जब विनायकी की हत्या की खबर आई
तो पहले यह बताया गया कि जिस नदी में विनायकी की मौत हुई है वो नदी केरल के मल्लापुरम में है। इसके बाद केरल सरकार ने कहा कि यह इलाका पलक्कड़ जिले में है और यहीं से इस विवाद की शुरुआत हुई। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत में किसी शहर में जब कोई अपराध होता है तो कई बार पुलिस ये कहकर जांच से बचती है कि घटनास्थल उनके थाना क्षेत्र में, उनके इलाके के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि किसी दूसरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी विनायकी की हत्या के मामले में भी यही हो रहा है। लेकिन इस बार विवाद थाना क्षेत्र को लेकर नहीं है, बल्कि विवाद के केंद्र में धर्म है। इसलिए अब विवाद इस बात पर है कि विनायकी की हत्या किस डिस्ट्रिक्ट में हुई है। एक मृत हाथी पर कुछ लोग कैसे धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आज हम आपको यह बताएंगे। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि मल्लापुरम और पलक्कड़ को लेकर यह विवाद और कंफ्यूजन क्या है। केरल के वन विभाग की वेबसाइट के मुताबिक पलक्कड़ और मल्लापुरम जिलों के बीच एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क में कई तरह के वन्य जीव पाए जाते हैं, जिनमें हाथी भी एक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क का बफर जोन 148 वर्ग किलोमीटर का है और इसी वजह से इसकी सीमाएं पलक्कड़ और मल्लापुरम दोनों से मिली हुई हैं, दोनों से लगी हुई हैं। और कहा जा रहा है कि विनायकी इसी नेशनल पार्क से खाने की तलाश में गांव की तरफ आ गई। एक हाथी वैसे तो एक दिन में 195 किलोमीटर तक चल सकता है, लेकिन औसतन एक हाथी एक दिन में 25 किलोमीटर का सफर तय करता है। घायल होने के बाद विनायकी शायद इतना लंबा सफर तो तय नहीं कर पाई होगी, लेकिन संभव है कि इन 20 दिनों के दौरान उसने कुछ दूरी तो जरूर तय की होगी। जमीनी दूरी की बात करें तो पलक्कड़ और मल्लापुरम एक दूसरे से 80 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन जंगल के रास्ते ये दूरी कुछ कम भी हो सकती है। इसलिए संभव है कि विनायकी ने इन दोनों जिलों के बीच का सफर तय किया हो। एक मादा हथनी की हत्या जी न्यूज के लिए सिर्फ एक खबर नहीं थी। इसकी तस्वीरें हमारे लिए सिर्फ वायरल कंटेंट नहीं था, ये हमारे लिए एक मिशन बन गई। एक ऐसा मिशन जिसके तहत हमने विनायकी को न्याय दिलाने की ठान ली और हमारी यही जिद हमें दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर केरल के पलक्कड़ ले आई। 25 मई को सुबह सुबह चेलिक्कल इलाका, जो कि यहाँ से पहाड़ी पर लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से हथनी चलकर 25 मई की सुबह यहाँ वेलियार नदी में पहुंचती है। क्योंकि वो अंदर से उसका मुंह पूरी तरह से जल रहा था, जबड़ा बताया जा रहा था कि सड़ गया था। और फॉरेस्ट के अधिकारी जब यहाँ पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने हथनी को भगाने के लिए कि हथनी इस नदी से भागकर कहीं और चली जाए तो यहाँ पर घंटी बजाई। घंटी बजाने से हथनी नहीं भागी क्योंकि बहुत ज्यादा उसको घाव था। और आप उसके बाद ये जो इलाका देख रहे हैं, ये जो पोर्शन यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ आग लगाई गई ताकि आग देखकर हथनी यहाँ से भाग जाए। और आग जो लगाई गई वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लकड़ी पर आग के जले हुए निशान भी आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले 25 मई को हथनी को यहाँ से भगाने की कोशिश की गई, लेकिन हथनी इतनी गंभीर अवस्था में थी कि वो यहाँ से कहीं हिल नहीं सकती थी। वो बार बार अपनी सूंड को पानी में ले जा रही थी ताकि उसे कुछ राहत मिल जाए। ये सब होने के बावजूद वन विभाग के अधिकारी देखते रहे, ग्रामीण यहाँ पर लगातार मदद की अपील करते रहे अधिकारियों से, सरकार से, लेकिन हथनी की मदद 25 तारीख को नहीं की गई। यहाँ पर आकर जरूर देखा, उसे भगाने की कोशिश की गई और फिर देर रात हथनी यहाँ से निकलकर ग्रामीण इलाके में पहुंच गई और वहां से फिर ग्रामीणों ने किसी तरह से हथनी को दोबारा वहां से भगाया और फिर 26 मई की सुबह 4 बजे एक बार फिर वेलियार नदी में हथनी यहां आकर पहुंच गई। 26 मई की सुबह एक बार फिर से वन विभाग के अधिकारी इस थय्यम कुंडू घाट पर पहुंचे, जो कि वेलियार नदी का है। और यहीं पर थय्यम कुंडू इलाके में एक बार फिर से ग्रामीण इकट्ठा हुए और हथनी की जो दर्दनाक स्थिति थी, जो दयनीय स्थिति थी, वो किसी से देखी नहीं जा रही थी। ग्रामीणों ने जी न्यूज को बताया कि उस वक्त हथनी बिल्कुल तड़प रही थी। यानी कुल मिलाकर विनायकी 3 दिनों तक तड़पती रही, दर्द से करहती रही, लेकिन उसकी हत्या करने वालों की संख्या बढ़ती रही। पहले कुछ लोगों ने उसे पटाखे देकर मौत दी और फिर कुछ लोगों ने उसे बचाने के लिए कुछ ना करके उसे मौत के मुंह में धक्का दे दिया।
समीर हमारे साथ हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं और चश्मदीद हैं, सबसे प्रमुख चश्मदीदों में से एक हैं, जो कि लगातार 25 से 28 मई तक, जब तक हथिनी का अंतिम संस्कार नहीं कर दिया गया, तब तक यहाँ पर मौजूद थे। समीर, 25 मई को क्या हुआ था? कहाँ से हथिनी आई थी? कैसे कुछ क्या हुआ? आप लोगों ने क्या देखा? अधिकारी यहाँ पर कब पहुंचे? किस स्थिति में हथिनी यहाँ 25 मई को दिखाई पड़ी? 25-ാം തീയതി രാവിലെ 6 മണിയോടുകൂടി ഇവിടേക്ക് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ ടാപ്പിങ്ങിന് പോകുന്ന ഒരു ആള് ആന ഇവിടെ വെച്ച് ഏകദേശം ഈ ഏരിയയിൽ വെച്ച് കാണുകയും 5 बजे का सुबह ये टैपिंग मतलब ये रबर का टैपिंग लेबर लोग है, उन लोग आके पहले हाथी को इधर देखा। उसका बाद में इन लोग गाँव वाले को समझाया ऐसे ऐसे हाथी है, सब लोग मिला इधर आके देखा, तभी तक आनी तो पानी में। उसके बाद में फॉरेस्ट को डिपार्टमेंट में इन लोग इन्फॉर्म किया। स्थानीय पत्रकार जयप्रकाश भी बताते हैं कि विनायकी की हत्या के लिए कैसे सिर्फ वो 3 लोग नहीं बल्कि पूरा प्रशासन जिम्मेदार है। फॉरेस्ट लोग कैसे भी इसको ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश करना सकता था, लेकिन क्यों वो मालूम नहीं है। उतना सब गवर्नमेंट इतना परफेक्ट है, लेकिन ये लोग क्या किया, वो उसके लिए ऊपर हाथी को ऊपर लाने के लिए वो कोशिश नहीं किया है। यानी हथिनी को बचाने की पूरी कोशिश नहीं की गई, नहीं किया। इन सब के बीच कुछ लोगों ने इस पूरे हत्याकांड को धार्मिक रंग दे दिया है और इस बात पर बहस छेड़ दी है कि विनायकी की हत्या मुस्लिम बाहुल्य मल्लापुरम में हुई या हिंदू बाहुल्य पलक्कड़ में। बीजेपी की सांसद और पशुओं के अधिकारों की आवाज उठाने वाली मेनका गांधी भी कहती हैं कि ये केरल सरकार की लापरवाही है और अब इसे धार्मिक रंग देकर गुनहगारों को बचाने की साजिश हो रही है। मालूम नहीं, उनको लगता है कि मल्लापुरम में मुसलमान है, पलक्कड़ में हिंदू हैं। अभी हमें इससे क्या मतलब है कौन मुसलमान है कौन हिंदू है? मुझे हाथी को क्या परवाह है? मैं कह रही हूं जब 100 हाथियों आपने मारे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है किसने मारा? केरल पुलिस इस हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अभी भी विनायकी के असली गुनहगार गिरफ्त से बाहर हैं और जब तक विनायकी को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम अपनी इस मुहिम को ठंडा नहीं पड़ने देंगे। केरल के पलक्कड़ से विशाल पांडे, जी मीडिया। हाथी को भारतीय संस्कृति में देवता स्वरूप माना जाता है। भगवान गणेश का एक नाम विनायक भी है, जैसा आप सब जानते हैं, और मान्यता यह भी है कि भगवान गणेश के देवी स्वरूप को विनायकी कहते हैं और इसीलिए हमने इस हथनी का नाम विनायकी रखा है ताकि देश इसे हमेशा विनायकी के नाम से याद रखे। और विनायकी ने तो एक तरीके से अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन इसके बाद हम बाकी के जानवरों की रक्षा करें, ये पूरे देश को प्रण लेना चाहिए इस घटना के बाद। और अभी अभी इस रिपोर्ट के दौरान आपने बीजेपी की सांसद मेनका गांधी का बयान सुना होगा, जिसमें वो विनायकी की हत्या पर लगातार सवाल उठा रही थी। आप हैरान हो जाएंगे जब मैं आपको ये बात बताऊंगा। अब मेनका गांधी के खिलाफ केरल में इस मुद्दे पर एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उन पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसे भड़काऊ बयान दिए हैं जिनसे दंगे भड़क सकते हैं। फिर से हम आपको बता देते हैं कि मेनका गांधी पर केरल की सरकार ने एफआईआर दर्ज कर ली है और उन पर आरोप लगाया है कि वो भड़काऊ बयान दे रही हैं जिनसे दंगे भड़क सकते हैं और वो विनायकी की हत्या के मामले में लगातार बात कर रही हैं। आपको याद होगा जब कुछ दिन पहले जी न्यूज पर हमने जम्मू में जमीन जिहाद की खबर आपको दिखाई थी, तब भी केरल में ऐसे ही मेरे खिलाफ भी गैर जमानती धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करा दी गई थी और अब मेनका गांधी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है केरल में। यानी जो भी केरल सरकार पर सवाल उठाएगा उसे जेल जाना होगा और जो भी एक खास इस देश में जो एक खास वर्ग है, एक खास संप्रदाय है, अगर उस पर आपने सवाल उठा दिया, उस संप्रदाय पर, उस वर्ग पर, तो केरल में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। केरल की सरकार ने आज पूरे देश को यह संदेश दे दिया है और यही केरल की सरकार का सच छिपाने वाला वो मॉडल है जिसे हम लगातार एक्सपोज करते आ रहे हैं।
आपको याद होगा भारत की राजधानी दिल्ली में 3 महीने पहले किस तरह से दंगे हुए थे, दंगों की प्लानिंग की गई थी। और तब हमने आपको यह कहा था कि ये दंगे इसलिए नहीं हैं जो कि आपको बताया जा रहा है, ये दंगे बहुत प्लानिंग के साथ किए गए हैं और ये दंगे एक साजिश हैं। और आज हमें आपको ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, संतुष्टि हो रही है कि ये बात सच साबित हो गई है कि ये दंगे एक साजिश का नतीजा है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में वही बातें लिखी गई हैं जो बातें दंगों के वक्त जी न्यूज आप सबके सामने लेकर आया था। दिल्ली पुलिस ने इन दंगों में अंकित शर्मा की हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। आपको याद होगा अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में काम करते थे, आईबी के कर्मचारी थे और उनकी हत्या के पीछे आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और पार्षद ताहिर हुसैन की साजिश तब बताई गई थी। दंगाइयों ने उन्हें पकड़ लिया था, उसके बाद उनकी हत्या की और उनके शव को गंदे नाले में फेंक दिया था। आज चार्जशीट में यही बातें कही गई हैं कि अंकित शर्मा की हत्या के पीछे एक बहुत गहरी साजिश थी। ताहिर हुसैन और उसके लोगों ने खास तौर पर अंकित को निशाना बनाया और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि अंकित शर्मा उस इलाके में एक जाना माना नाम था। अंकित 25 फरवरी की शाम 5 बजे ताहिर हुसैन के घर के बाहर जुटे दंगाइयों को समझाने के लिए गया था, क्योंकि ताहिर हुसैन के घर से ही ईंट पत्थर और पेट्रोल बम बाहर लोगों पर फेंके जा रहे थे। उस वक्त ताहिर हुसैन अपने उसी मकान पर था और वो भीड़ को लोगों की हत्या करने के लिए उकसा रहा था। यहां मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि ताहिर हुसैन दंगाइयों को किस संप्रदाय के लोगों की हत्या करने के लिए उकसा रहा था। ताहिर हुसैन ने ही अंकित को पकड़ने के लिए इस भीड़ को उकसाया, आदेश दिया और उसके उकसाने पर 20 से 25 दंगाइयों ने अंकित शर्मा को पकड़ लिया और उसे खींचकर चांदबाग पुलिया के पास लेकर गए। वहां पर एक पुलिया है उसी इलाके में जहां पर उन्होंने अंकित की हत्या कर दी। उस पुलिया पर इन लोगों ने अंकित शर्मा को पहले पीटा, फिर चाकुओं से उसके शरीर पर कई वार किए और हत्या करके अंकित के शव को वहीं उस गंदे नाले में फेंक दिया। इसी नाले से अगले दिन अंकित शर्मा का शव मिला था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक अंकित शर्मा के शरीर पर 51 घाव थे। अंकित शर्मा के शव को नाले में फेंकते हुए दंगाइयों का एक वीडियो भी पुलिस को बाद में मिला था। पुलिस ने अंकित के हत्यारों के खून से सने कपड़े और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बाद में बरामद किए। अंकित पर चाकू से हमला करने वाले शख्स का नाम सलमान है, जो इस केस में मुख्य आरोपी है। सलमान, इस चार्जशीट के मुताबिक सलमान ने कबूल किया है कि उसने अंकित पर चाकू से कई वार किए थे और अपने साथियों के साथ मिलकर उसने अंकित के शव को नाले में फेंक दिया था। अंकित के मर्डर केस में 10 आरोपी हैं और ये सभी इस समय जेल में हैं। अंकित की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन की साजिश होने की बात हम पहले दिन से आपसे कह रहे थे और आपको याद होगा मैं खुद चांदबाग के उस इलाके में जाकर मैंने ये अपनी आंखों से उस पुलिया को देखा, उन लोगों से मैं मिला, उस नाले को देखा। वहां जाकर हमने आपके लिए रिपोर्टिंग की थी जहां ताहिर हुसैन का वही मकान था जो दंगाइयों का अड्डा बना हुआ था। मैं अंकित शर्मा के घर भी तब गया था। उनका परिवार अंकित की हत्या में ताहिर हुसैन का हाथ होने की बात साफ साफ कह रहा था, लेकिन उस समय का जो मीडिया था, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी, वो ताहिर हुसैन के नाम को दबाकर बैठे हुए थे। जो मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी, जो सारे चैनल पर रिपोर्टिंग चल रही थी, वो आपको ये बता रही थी कि ये जो दंगे हुए हैं ये असल में एक खास समुदाय के साथ हो रही नाइंसाफी की वजह से हुए हैं। ये दंगे नए नागरिकता कानून की वजह से हुए हैं। ये दंगे इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारे देश में सांप्रदायिक सौहार्द कम हो गया है और हमारे देश में सांप्रदायिक जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये दंगे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे देश में मुस्लिम समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहा है और उसे लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दंगे असल में नए नागरिकता कानून के खिलाफ हुए हैं। ये कहकर आपको सारी रिपोर्ट्स दिखाई गई अलग अलग चैनल और अखबारों में, और किसी ने भी उस समय यह नहीं बताया कि असल में ताहिर हुसैन इसका मास्टरमाइंड था। हम आपको आज उसी रिपोर्टिंग का एक हिस्सा आज दिखाना चाहते हैं। नमस्कार नमस्कार।
कुछ कहना चाहते हैं, इस देश के लोगों को कुछ कहना चाहते हैं आप? हम सबसे कुछ कहना चाहते हैं, हमसे कुछ चाहिए आपको? सर मैं यही कहूँगा जो ये मुस्लिम जो लोग हैं सर, जो ये CA NRC का जो विरोध, कितना पूरा विरोध कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, प्रॉपर्टी जला रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने कितने घरों का नाश कर दिया सर। इसमें एक घर हमारा भी हो गया, इसमें हमारे घर का सब बर्बाद हो गया हमारा घर। सर भाई सर हमारे लिए ड्यूटी पर थे सर, वो ड्यूटी से आ रहे थे सर, ड्यूटी से आ रहे थे तो उनको यहाँ पे पकड़ लिया। वो बाहर खड़े हुए थे, उनको पकड़ लिया, ड्यूटी से आ रहे थे सर। 4:30 बजे के आसपास वो ड्यूटी से आ रहे थे सर। IB में सर्विस करते हैं मेरे भाई, और वो यहाँ पे गली के बाहर पकड़ लिया उनको, पकड़ के उनको खींच के ले गए सर। भीड़ आई थी, पब्लिक आई थी, और पब्लिक खींच के सर पीछे ताहिर हुसैन एक निगम पार्षद है, उसका मकान है, उस मकान में खींच के ले गए। और ये मुझे पता नहीं वो उनको सपोर्ट कर रहा है या कैसे क्या कर रहा है, पर उसके मकान में ले जाके वहाँ पे यहाँ से 4 लड़कों को लेके जाएगा, 4 लड़कों को गए लेके। 4 लड़कों में अभी 3 लड़कों की बॉडी मिल चुकी है, 1 की बॉडी नहीं मिली। यहाँ पे ऐसे लोगों के असामाजिक तत्व जो कि हमको पता भी नहीं था कि ये कहाँ है, कहाँ से बुलाए गए हैं। इन्होंने सर पिस्टल से इस हिसाब से फायरिंग किया, हम खाली अपना बचाव कर रहे थे। काफी लड़कों के गोली नहीं, मैं इसीलिए मैं आपके पास आया, आप लोगों से मिलने के लिए मैं आया। कि जो आप दिखाएंगे वो और कोई नहीं दिखाएगा। कोशिश करेंगे कि आपकी बात सब तक पहुंचे। काफी मीडिया ऐसी है, ऐसे प्रचारित कर रही है जैसे हम सर दंगा करने नहीं उतरे थे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन लोगों का जिन्होंने हमें समय से पहले जगाया। एक जी न्यूज ही ऐसा था जिसने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए पहले दिन से आपको यह बताया था कि चांदबाग के दंगों का आयोजक ताहिर हुसैन है और ये दंगे सुनियोजित साजिश के तहत कराए गए हैं। ये असल में हिंदू मुसलमान दंगे भी नहीं हैं, क्योंकि ये दंगे खास तौर पर पैसा खर्च करके साजिश रच के कराए गए हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आए हुए थे। करीब 3 महीने बाद दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में भी यही लिखा है कि ताहिर हुसैन और टुकड़े टुकड़े गैंग की मिलीजुली साजिश से दिल्ली में ये दंगे करवाए गए थे। चांदबाग के दंगों के मामले में जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसके मुताबिक दंगे करवाने के लिए ताहिर हुसैन ने अपनी कई फर्जी कंपनियों के जरिए करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपया खर्च किया था। यानी दिल्ली के दंगों की जो कीमत थी 1 करोड़ 10 लाख रुपए। ताहिर हुसैन नागरिकता कानून के विरोधी प्रदर्शनकारियों के संपर्क में था जो CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उसने दंगों से पहले 8 जनवरी को JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद से शाहीन बाग के धरने में मुलाकात की थी। उमर खालिद का नाम आपने कई बार सुन लिया होगा, और इसी मुलाकात के दौरान जहां उमर खालिद ने उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के वक्त कुछ बड़ा करने यानी दंगों के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। सोचिए, उमर खालिद और ताहिर हुसैन शाहीन बाग में मिलते हैं और उमर खालिद ताहिर हुसैन को कहता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति आने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस दौरान कुछ बड़ा करना चाहिए। ताहिर हुसैन को यह भी बताया गया था कि इस काम में जो पैसा लगेगा उसमें कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन PFI के सदस्य उसकी मदद करेंगे। PFI, आपने ये नाम भी पहले सुन लिया होगा, इस पर भी हमने इन्वेस्टिगेशन की थी, और PFI के कई दफ्तर शाहीन बाग के आसपास ही हैं। यानी ताहिर हुसैन और टुकड़े टुकड़े गैंग दंगे करवाने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। अब हम आपको एक फ्लो चार्ट दिखाना चाहते हैं जिसे इस चार्जशीट में दिखाया गया है, और इसके जरिए बताया गया है कि कैसे ताहिर हुसैन CAA और NRC विरोधी प्रदर्शनकारियों और दिल्ली के दंगाइयों के संपर्क में था। और इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इन लोगों में जिनसे ये संपर्क में था ताहिर हुसैन, इनमें उमर खालिद को छोड़कर ज्यादातर लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो किसी ना किसी दंगे फैलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं, और एक JNU का छात्र नेता उमर खालिद है। उमर खालिद का नाम देखकर यहां पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस देश को तोड़ने की कहीं साजिश रची जा रही हो और वहां उमर खालिद ना पहुंचे। इस चार्जशीट में ताहिर हुसैन और उसके भाई सहित 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि दंगे भड़काने के लिए चांदबाग में ताहिर हुसैन के घर में पेट्रोल बम और पत्थर इकट्ठा किए गए। चार्जशीट में लिखा है कि 24 और 25 फरवरी यानी जिन 2 दिनों में चांदबाग में दंगे हुए, उन दोनों दिन ताहिर हुसैन अपने घर पर ही मौजूद था। ताहिर हुसैन की अगुवाई में ही भीड़ उसके घर से पत्थर और पेट्रोल बम फेंक रही थी और फायरिंग भी कर रही थी।
चार्जशीट्स को पढ़कर मैं बता रहा हूं, कोई ये ना कहे कि अपने मन से बनाकर बोल रहा हूं, जिसमें वो कहता है चार्जशीट में कि ताहिर हुसैन जो दंगाई हैं उनको भड़का रहा था और उनसे कह रहा था कि हिंदुओं को और काफिरों की हत्या कर दो। ये इसमें लिखा हुआ है और मैं आपको चार्जशीट से ही पढ़कर बता रहा हूं। ये दंगे कैसे होते हैं आपको समझना चाहिए आज। इसके बाद इसमें लिखा है कि ताहिर हुसैन वॉज लीडिंग द मॉब फ्रॉम हिज हाउस. He provoked and instigating the Muslims against Hindus, saying that Hindu people has killed a number of Muslims and has set fire in their shops at Sherpur Chowk and let no Hindu go scot-free. मुसलमानों को ये कहकर भड़काया कि जो हिंदू हैं वो दंगा कर रहे हैं, वो आगजनी कर रहे हैं, उन्होंने दुकानों में लूटपाट कर दी है, दुकानों को आग लगा दी है और एक भी हिंदू बचने ना पाए, ये कहकर मुसलमानों को उन्होंने भड़काया। और बाद में इस तरह की चीज हुई कि इसे हिंदू मुसलमान दंगे का नाम दे दिया गया। इसके बाद ताहिर हुसैन ने ऐसा किया क्यों, उसके बारे में 2 लाइन और आपको पढ़कर मैं बताता हूं कि इसमें लिखा है कि वहां उस इलाके के आसपास प्रो CAA डेमोन्स्ट्रेशंस चल रहे थे। आपको याद होगा उस समय पूरे देश में CAA के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे, चाहे वो शाहीन बाग में हो, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हो, देश भर में ऐसे प्रदर्शन चल रहे थे। अब मीडिया के लिए जो फैशन में है वो ये है कि जो खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है नए कानून के, उसकी कवरेज होगी, लेकिन जो पक्ष में कर रहा है उसकी कवरेज नहीं होगी। तो यहां पर इस इलाके में CAA यानी नए नागरिकता कानून के पक्ष में कुछ प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, ये पक्ष में कर रहे थे, ये कह रहे थे कि ये कानून ठीक है। तो जब ये प्रदर्शनकारी, जब वहां ये प्रो CAA डेमोन्स्ट्रेशंस चल रहे थे, तो ताहिर हुसैन के बारे में लिखा है, ही प्लान्ड टू टीच देम अ लेसन एंड अलोंग विद हिज सपोर्टर्स and other co-accused persons and several other unknown persons, he arranged bricks and stones, plastic crates containing glass bottles at the terrace of his house. और फिर आगे लिखा है कि कैसे then he led a mob which indulged in rioting. ये इसमें लिखा है, यानी ये चाहता था कि जो पक्ष में जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं नए कानून के, सरकार के पक्ष में, उनको ये सबक सिखाना चाहता था। यानी अब आप ये भी देख लीजिए, जो टॉलरेंस की बात होती है, यानी जो पक्ष में प्रदर्शन करेगा उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन जो विपक्ष में करेगा, जो खिलाफ करेगा, उसका महिमा मंडन किया जाएगा और मीडिया भी इन्हीं का साथ देगा। इसलिए आज आपको ये सब बातें बतानी जरूरी थी। जब आगे कभी दोबारा, भगवान ना करे ऐसा हो देश में, लेकिन कभी अगर हुआ तो आप देख लीजिएगा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग और ये जो डिजाइनर पत्रकार हैं, ये हमेशा आपके सामने एक गलत तस्वीर पेश करेंगे। जब आप लोग DNA देखते हैं तो हम अक्सर आपसे एक बात कहते हैं कि शुक्र मनाइए आप भारत में रहते हैं, और इसकी कई वजहें हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में लोकतंत्र है, आपको पूरी आजादी है। हो सकता है आप दिन भर अपने देश को बुरा भला कहते हो और कई बार चीन जैसे देश से भारत की तुलना भी करते हो, लेकिन ऐसा करने वाले सभी लोगों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि लोकतंत्र के सिग्नल चीन में आज भी उपलब्ध नहीं है। और जब भी चीन में लोकतंत्र की आवाज उठी है, उस आवाज को वहां की सरकार ने हर बार बुरी तरह दबाया है और कुचल दिया है, फिर चाहे इसके लिए निर्दोष लोगों की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। 31 वर्ष पहले आज ही के दिन चीन में एक दर्दनाक घटना हुई थी जो कि आज हर भारतीय को देखनी चाहिए। 4 जून 1989 को चीन के तियाननमेन स्क्वायर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों का सामूहिक नरसंहार कर दिया गया था। ये एक ऐसी घटना थी जिसे चीन की कम्युनिस्ट सरकार लोगों के दिल और दिमाग से हमेशा के लिए मिटाना तो चाहती है, लेकिन उसे आज भी 1989 की वो यादें सताती हैं, क्योंकि तब चीन के लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। कोरोना वायरस को लेकर चीन पूरी दुनिया का विरोध आज भी झेल रहा है। वो हांगकांग की आवाज दबाना चाहता है और चीन सीमाओं पर अपने पड़ोसियों को भी धमका रहा है। ये ऐसा दौर है जब चीन की एक गलती उसे पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग थलग कर सकती है। इसलिए आज हम इस ऐतिहासिक आंदोलन की तस्वीरों और इससे जुड़ी जानकारियों को आधार बनाकर चीन का दमनकारी चेहरा आपके सामने और पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। 80 के दशक में चीन में लोगों का गुस्सा अपने चरम पर था। लोग
चीन में लोकतंत्र की स्थापना के लिए जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहां के लोग जाग चुके थे, उनकी नींद टूट चुकी थी और इस विरोध प्रदर्शन का केंद्र थी चीन की राजधानी बीजिंग। इस विरोध प्रदर्शन में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के छात्र सबसे बड़ी संख्या में शामिल थे। उस दौरान चीन की सरकार ने वहां मार्शल लॉ लागू कर दिया था। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि जब कहीं मार्शल लॉ लागू किया जाता है तो उस इलाके का पूरा नियंत्रण सेना अपने हाथ में ले लेती है और वहां के स्थानीय कानून और वहां का सिस्टम निष्क्रिय हो जाते हैं। मार्शल लॉ लागू होने के बाद बड़ी संख्या में छात्रों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए बीजिंग में सेना को उतार दिया। सेना को सरकार का स्पष्ट आदेश था कि हर हाल में इस आंदोलन को कुचलना है। इस पूरे आंदोलन की एक तस्वीर पूरी दुनिया में उस समय छा गई थी। ये एक छात्र की तस्वीर थी जो एक झोला लेकर एक टैंक के सामने बहादुरी से बिना डरे निडर होकर खड़ा हो गया था। इस व्यक्ति को पूरी दुनिया में टैंक मैन के नाम से जाना गया था। ये मशहूर तस्वीर है, आज आप भी इसे देख सकते हैं। टैंक के सामने यह व्यक्ति आकर खड़ा हो गया था और ये चीन का एक आम आदमी था। देखिए, और इसकी हिम्मत देखिए आप। लेकिन प्रदर्शनकारियों की तमाम कोशिशें विफल रहीं और चीन की सरकार ने इस आंदोलन का पूरी तरह से दमन कर दिया। हजारों प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई। इस सामूहिक नरसंहार में कितने लोग मारे गए, इसका आज भी कोई सटीक आंकड़ा चीन की सरकार ने जारी नहीं किया है। आज भी किसी को नहीं पता असल में कितने लोग मारे गए थे। ठीक वैसे ही जैसे आज भी किसी को नहीं पता कि कोरोना वायरस से चीन में असल में कितने लोग मारे गए हैं। असल में वहां पर हुआ क्या है कोई नहीं जानता। और उस समय भी 1989 में पूरी दुनिया में ये बात तो चली कि हजारों लोग मारे गए हैं, कुचल दिए गए हैं, लेकिन सही संख्या कभी बाहर नहीं आई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान करीब 3000 लोगों की हत्या हुई थी और कुछ विशेषज्ञों का तो यह भी अनुमान है कि इसमें करीब 10,000 लोग मारे गए थे। तो आप इसे इस तरीके से जानिए कि 3000 से लेकर 10,000 लोगों का एस्टिमेट है। कुछ लोग कहते हैं 3000, कुछ कहते हैं 10,000, इसके बीच में कुछ भी संख्या हो सकती है। चीन ने उस समय करीब 50,000 से 1 लाख प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 3 लाख सैनिक सड़कों पर उतार दिए थे, जबकि 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत के 5 लाख सैनिकों ने हिस्सा लिया था और दुश्मनों की संख्या करीब 4 लाख थी। यानी चीन की सेना ने इस आंदोलन को युद्ध स्तर पर कुचल दिया था। अब आप समझ गए होंगे कि भारत महान देश क्यों है। तो देश की आलोचना कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है अपने देश की आलोचना करना। अगर आपको अपना देश अच्छा नहीं लगता, आपको अपने देश की सरकार अच्छी नहीं लगती, आपको चुनी हुई सरकार भी अच्छी नहीं लगती, आपको अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अच्छी नहीं लगती, आपको अपने देश की चुनाव में भी विश्वास नहीं है, आपको अपने देश की सेना अच्छी नहीं लगती, पुलिस अच्छी नहीं लगती, पैरामिलिट्री फोर्सेज अच्छे नहीं लगते, आप सरकार की आलोचना कीजिए, प्रधानमंत्री की खुलकर आलोचना कीजिए, मुख्यमंत्री की आलोचना कीजिए, पुलिस प्रशासन सबकी आलोचना कीजिए, मीडिया की आलोचना कीजिए, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का जश्न मनाइए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि यह आजादी लोकतंत्र की वजह से आपको मिली है कि आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और अपने मुंह से किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी लग्जरी है, ये बहुत बड़ा वरदान है जो इस दुनिया में सबको नहीं मिलता। इसलिए लोकतंत्र का सम्मान करना सीखिए और इस आजादी को इतना सस्ता मत मानिए।
और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1674 में आज के दिन मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। उन्होंने औपचारिक तौर पर रायगढ़ की गद्दी संभाली थी। छत्रपति शिवाजी को हिंदू परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है और उन्होंने फारसी भाषा की जगह मराठी और संस्कृत के प्रयोग पर जोर दिया था। अपने पिता से विरासत में मिली सिर्फ 2000 सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी को छत्रपति शिवाजी ने 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना में बदल दिया था। उनकी सेना गुरिल्ला युद्ध करने में निपुण मानी जाती थी और गुरिल्ला युद्ध को शिवाजी के नाम पर शिव सूत्र भी कहा जाता था। शिवाजी महाराज को दक्षिण भारत में मुगलों का वर्चस्व और घमंड दोनों तोड़ने के लिए भी जाना जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापकों में से एक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का जन्म वर्ष 1829 में आज ही के दिन ब्रिटेन में हुआ था। 1849 में इंपीरियल सिविल सर्विस में चुने जाने के बाद वो भारत आए। बाद में इंपीरियल सिविल सर्विस को ही इंडियन सिविल सर्विस भी कहा जाने लगा। वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ह्यूम कई सैन्य कार्रवाइयों में भी शामिल रहे। वर्ष 1882 में रिटायर होने के बाद ह्यूम को ऐसा लगा कि भारत के लोग बहुत निराश और हताश हैं और वो कुछ करना चाहते हैं। वो चाहते थे कि भारत की जनता को लोकतांत्रिक सरकार मिले। इसीलिए उन्होंने वर्ष 1885 में कुछ दूसरे बड़े नेताओं के साथ मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। A.O. ह्यूम 22 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के महासचिव भी रहे। हालांकि ये भी कहा जाता है कि A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना ब्रिटिशर्स के यानी अंग्रेजों के कहने पर की थी। दुनिया को पहली मोशन पिक्चर देने वाले फ्रेंच फिल्मकार लुई लुमिये का निधन आज ही के दिन वर्ष 1948 में हुआ था। लुमिये ने वर्ष 1895 में एक ब्लैक एंड व्हाइट साइलेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। ये फिल्म सिर्फ 46 सेकंड्स की थी। इसे दुनिया की पहली मोशन पिक्चर भी कहा जाता है। अपने भाई ऑगस्ट के साथ मिलकर लुई लुमिये ने सिनेमेटोग्राफ का पेटेंट भी करवाया था। सिनेमेटोग्राफ एक मोशन पिक्चर फिल्म कैमरा था जिसकी मदद से मोशन पिक्चर यानी चलचित्र को सीधे स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता था और इससे ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ एक वक्त पर फिल्म को देख पाते थे। और हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता सुनील दत्त का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1929 में हुआ था। फिल्मों में काम करने से पहले सुनील दत्त रेडियो सिलोन की हिंदी सर्विस के जरिए काफी मशहूर हो चुके थे। सुनील दत्त ने वर्ष 1955 में आई फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। सुजाता, मदर इंडिया, वक्त, मुझे जीने दो, मेरा साया और पड़ोसन जैसी मशहूर फिल्मों ने सुनील दत्त को एक खास पहचान दिलाई। सुनील दत्त 5 बार सांसद भी रहे और वो भारत सरकार में खेल और युवा मामलों के मंत्री भी रहे। अभिनेता संजय दत्त सुनील दत्त के ही पुत्र हैं। तो डीएनए में आज इतना ही। अब संडे ब्रेक का समय हो गया है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे, जब हम और आप मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए सप्ताह की शुरुआत करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।